नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। तेजस्वी यादव के आसपास जो बातचीत महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे की है, वो तो इस बार बिना तय किए हुई करीब करीब तय होने लगी है। कुछ इक्का दुक्का विरोध भले हो, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि तेजस्वी को अब सर्वमान्य नेता की तरह कम से कम महागठबंधन में बिहार में माना जाने लगा है। लेकिन आप नेता मान ले, ये तो तभी फायदेमंद होगा जब नेता के पीछे चलने वाली फौज जो है वो सज जाए। और अभी तक न एनडीए में वो फौज सज पाई है और न ही महागठबंधन में वो फौज सज पाई है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आपको हम बताएं कि कुछ तस्वीर उभर कर सामने आई है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। और सुकेश, उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी तस्वीर है जिसके जरिए वो मंच तैयार होगा ताकि इस बार महागठबंधन सत्ता परिवर्तन होते हुए देखे। सुकेश, क्या है वो तस्वीर? कैसे लड़ेंगे? कितनी सीटें जाएंगी आरजेडी को, कितनी कांग्रेस को? देखिए, पच्चर एनडीए में अगर पासवान ने फंसा रखा है तो यूपीए में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महागठबंधन तो जब आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू लड़े थे तब इसको महागठबंधन का नाम दिया गया था। इसको अगर यूपीए कहें तो उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ कॉन्सेंसस बनती हुई दिखी है। उसमें दो ऑप्शन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सामने रखे हैं। तो पटना की लड़ाई जो है वो अब दिल्ली आ गई है। दिल्ली में कांग्रेस को यह तय करके बताना है अपने आला कमान के साथ कि हम किस ऑप्शन को हमें ऑप्ट करना है। तो पहली जानकारी यह है हम लोगों के मुताबिक कि या तो कांग्रेस 50 के आसपास सीटें लड़े, ठीक है, बाकी आरजेडी पे छोड़ दे। किसके साथ गठबंधन होगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। तो पहला ऑप्शन कांग्रेस 50 के आसपास सीटें लड़े। दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस करीब 75 सीटें ले, उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अपने साथ आरएलएसपी को भी जोड़ लिए। मतलब अपने कोटे से ही वो आरएलएसपी को सीट दे दे। हमने इसके पहले चर्चा की है। दो ऑप्शन फिर से बता दूं, या तो वो 50 सीटों पे लड़े और अपनी तैयारी में लग जाए, 50 सीटें चिन्हित करें, 50 सीटें कौन सी हैं उसमें कॉन्सेंसस बन जाए, 50 सीट ये कांग्रेस की है जिन पे उनको लड़ना है। या फिर 75 के आसपास सीटें हों और वो आरएलएसपी को उसमें एकोमोडेट कर ले अपने साथ। बाकी जो बची सीटें होंगी उसके साथ तेजस्वी न्याय करेंगे। ये दो ऑप्शन कांग्रेस को दिया गया है। इन ऑप्शंस के साथ कांग्रेस के लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में चर्चा होगी और उसके बाद ये फाइनल होगा। तो 243 सीटें, अगर उसमें से 50 सीटें कांग्रेस को जाती हैं सीधे सीधे, तो पिछले बार के मुकाबले इस बार बढ़ोतरी है। पिछले बार सुकेश याद होगा आपको, 41 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 27 जीती थी। इस बार आरजेडी उसे थोड़ा ज्यादा सीट देने के लिए तैयार है, 50 सीटें, 9 सीटें ज्यादा। ये तो हुआ व्यक्तिगत ताकत कांग्रेस की। लेकिन सुना यह भी गया है कि जैसा सुकेश बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए भी नेगोशिएशन तेजस्वी यादव से कांग्रेस ही करे। और कहा यह जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करना है तो 75 सीटें दे सकती है। 75 सीटें, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि क्या 25 सीटें तेजस्वी यादव देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को तैयार हो जाएंगे? क्या है ये गणित? नहीं, उसमें हो सकता है वीआईपी को भी शामिल करने के लिए कहें कि आप वीआईपी को भी उसमें शामिल कर लीजिए। ओके। और अगर आप 75 सीटें दे देते हैं, आप मोटे तौर पे गणित लगा दे, 243 में से अगर 75 को आप निकाल देते हैं तो कितनी सीटें बचती हैं? करीब करीब 170-75 सीटें इस तरफ रह जाती हैं। हाँ। तो पिछली बार 101 सीट आरजेडी लड़ी थी, 101 सीट जेडीयू लड़ी थी। तो आरजेडी के पास 170 के आसपास सीटें होंगी। वो लेफ्ट को एकोमोडेट करेंगे, कुछ सीटें लेफ्ट को देंगे, लेफ्ट में भी कई धड़े हैं। तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो 160 के आसपास, 155 के आसपास सीटें लड़ेंगी। उनका यह मानना है कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए बाकी दलों से। जो हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा की है उसमें एक बात साफ तौर पे सामने आई है कि आरएलएसपी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आपने भी इस बात की पुष्टि की कि वो कांग्रेस से ही चाहते हैं कि वो बार्गेन करें आरएलएसपी की तरफ से भी। आरएलएसपी के बारे में 2014 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव या 19 का चुनाव,
20 का होने वाला चुनाव, 2019 का जो चुनाव हो गया, उसके बारे में कहा गया कि वो सीटें ले लेते हैं लेकिन उनके पास उस तरीके के कैंडिडेट्स नहीं होते। अब पिछली बार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, उन्होंने लोकसभा में मोतिहारी की सीट ली, लेकिन मोतिहारी की सीट पे लड़ा कौन? जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उनके बेटे चुनाव लड़े। तो वो पहले सीट लेते हैं, कैंडिडेट्स बाद में ढूंढते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार वही दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैंने पिछली बार भी यही मुहावरा, क्योंकि ये मुफीद सा मुहावरा है, कि उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं कि वो चाहते हैं कि आपके पास कैंडिडेट होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हो उसके आधार पे ये चर्चा हो कि हमारे पास फला जगह से फला कैंडिडेट है और इसके जीतने के चांसेस ये हैं। हम हवा में बात न करें, हम ग्राउंड पे रहें, ग्राउंड रियलिटी को देखें। तो आरएलएसपी थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं गठबंधन में। तो उन्होंने कहा कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस की तरफ से आरएलएसपी को दबाव है कि आप ही बार्गेन करिए, तो दो ऑप्शन है। या तो कांग्रेस कहे कि हमें जो सीट मिल रही है, हम जो बार्गेन कर रहे हैं, हमें उतने से मतलब है, या फिर वो आरएलएसपी के लिए बार्गेन करें। हो यह भी सकता है कि आरएलएसपी में कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट्स, जो कांग्रेस का जिनका बैकग्राउंड रहा है, वो वहां से चुनाव लड़ जाए। ऐसा राजनीति में होता है, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है। तो ये एक मोटे तौर पे एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है जिसके इर्द गिर्द चीजें होनी चाहिए। देखिए सुकेश, लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस को जितनी उसकी सीटें हैं उससे दुगनी सीटें ये देने का इंतजाम दिखाई पड़ रहा है। 27 सीटें इस वक्त हैं, उसमें से कुछ लोग छोड़कर चले गए, जैसे कि कुछ दूसरे नेता, अशोक चौधरी भी गए, एमएलसी थे, वो चले गए, लेकिन कुछ दूसरे नेता। तो 27 सीटें जीतकर 41 में आए थे कांग्रेस वाले, लेकिन उसके बाद उन्हें 50 या अगर 75 दिया जाता है तो क्या ये कांग्रेस ने जमीन जो अपनी छोड़ी थी, तो आरजेडी का उदय हुआ बिहार में। अब क्या ये रियलाइजेशन है 30 सालों के बाद कि कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रही है, या लालू यादव फिलहाल राजनीति से दूर है आरजेडी की, तो उसका फायदा ये हो रहा है कि कांग्रेस वाले बढ़ करके अपनी जमीन मापने में सफल हो रहे हैं, वापस रिकैप्चर कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस को इतनी अहमियत, जबकि देश भर में कांग्रेस की अहमियत कम रही है। देखिए, लॉस्ट ग्राउंड गेन करना हर पार्टी का अपना एक उनकी ताकत उससे बढ़ती है, तो वो चाहते हैं। आप इसमें दोनों तरह से देखें। एक वैचारिक स्तर पे भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस उनकी पुरानी एलाई रही है, चाहे केंद्र में आरजेडी रही हो या फिर स्टेट में कांग्रेस रही हो, ये दोनों साथ साथ रहे हैं, ये दूर नहीं हुए हैं। 2009 में जब दोबारा सत्ता बनी तो उस समय कांग्रेस के सांसद बहुत कम थे, इसलिए मंत्रिमंडल में वो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के अलाई के तौर पे वो थे। आपको अभी भी याद होगा, जिस पे बहुत कटाक्ष हुआ था कि 4 लोगों की पार्टी है, 4 सांसद जीत के आए हैं, लेकिन पहली सीट पहले रो में लालू जी को मिली है, ये कांग्रेस ने दिया था। और ये नीतीश कुमार से लेकर तमाम लोगों ने ये बात कही थी कि कैसे अंडरस्टैंडिंग है इनकी, क्यों दिया गया है भाई, इनको आगे वाली सीट क्यों दी गई है, आगे की पंक्ति में इनको क्यों बिठाया गया है। तो एक मोटे तौर पे अंडरस्टैंडिंग रही है। दूसरा, इसका अगर पक्ष देखेंगे तो आरजेडी पिछली बार 101 सीटों पे लड़ी थी। उसने जो अपना ग्राउंड खोया था, वो कांग्रेस को इतनी सीटें देकर भी अपना एक जो प्रभाव है उसको बढ़ाने में कामयाब होगी, जो पिछली बार घटा था। पिछली बार स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था, वो 80 सीटें जीत कर आए थे 101 में, जो बहुत दिनों के बाद हुआ। वो 22 तक चले गए थे 2010 में, तो 2015 में वो 80 सीटें जीत कर आए। लोकसभा में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। तो आरजेडी के लिए ये वैचारिक स्तर पे तो एक गठबंधन को बचाए रखना है ही। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे में जबकि वो 15 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए एक फर्म फुटिंग पे जो गठबंधन दिखाई देता है, उसके सामने एक ऐसे गठबंधन को पेश किया जाए जो गरीब गुरबा पिछड़े की राजनीति करते हैं, और उसमें कांग्रेस को साथ लेने से उन्हें यह लगता है कि कांग्रेस का एक वोट बैंक जो अभी भी 5-6% उनका वोट बैंक है, वो शायद अपर कास्ट को भी लुभाने में कामयाब हो सकते हैं, उनकी तरफ वो आकर्षित हो सकता है। कई जगह मुझे पता लगा, कई रीजन में, जैसे दरभंगा, मधुबनी, ये जो इलाका है पूरा मिथिलांचल का, या फिर सीमांचल, सीमांचल का भी, लेकिन मैं मिथिलांचल के बारे में, कुछ सीटों के बारे में मुझे जानकारी है कि जहां से कांग्रेस चाहती है कि हम ज़्यादा सीटें लड़ें,
लेकिन आरजेडी वहां अपने सवर्ण उम्मीदवार उतारना चाहती है, क्योंकि वो भी अपना फैलाव चाहती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो मुस्लिम यादव गठबंधन से आगे निकलना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि मुस्लिम यादव एमवाई कॉम्बिनेशन जब तक लालू यादव सत्ता में थे, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, तब तक तो चीजें बन गई, बात बन गई, लेकिन उसको बढ़ाना पड़ेगा और उनके गठबंधन को भी ये फैलाव दिखाना पड़ेगा कि हमारा मतलब सर्व समाज में हमारा पेनिट्रेशन है, नहीं तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। थोड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं दोनों तरफ से ही लोग कि इस बार 2019 की तरह हवाई बातें ना हो कि सीटें बट गई, आपने फोटो ऑप कर लिया कि हम 4-5 दल हैं और ये साहनी हैं, ये साहनियों का वोट ले आएंगे, कुशवाहा कोयरी का वोट ले आएंगे। तो कागज पे, अब कागज पे चुनाव नहीं होता है संजीव। आपको मालूम है पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से राजनीति का स्वरूप बदला है, अब वो कागज पे जो वोट परसेंटेज जोड़ के लोग निकाल लिया करते थे कि ये सीट हमारी हुई, ये सीट हम जीत लेंगे, ये लालू यादव का काल नहीं है। अब हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और बिहार की राजनीति ने जो करवट ली है एक तरीके से, उसमें चाहे वो पिछड़े की राजनीति हो, चाहे वो दलित की राजनीति हो, उसको भी विखंडित किया गया है। उसमें अपने अपने चंक जो है वो लोगों ने अपनी तरफ आकर्षित किए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आरजेडी कांग्रेस में ऐसा गठबंधन हो जो कागज पे ही मजबूत न दिखे, वो ग्राउंड पे भी मजबूत दिखे। देखिए, कागज वाली बात जो सुकेश ने कही, होता यूं था कि आप दो समाजों को जोड़ रहे हैं, 27, 28, 29% वोट आ जाए और उसके बाद आप चुनाव जीत जाते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में फर्स्ट पास द पोस्ट का मसला होता है और यही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर में आने के बाद ये जो जीत का आंकड़ा है ये बढ़ गया है, कहीं 35%, कहीं 40% सुकेश। तो ऐसे में जाहिर है कि कुछ ये जाति के लोग, कुछ वो जाति के लोग, कुछ वो जाति के लोग, ऐसे जोड़ लेने से अब काम नहीं चल रहा है। अब आपको वो वोट्स भी चाहिए जो आपकी जाति से तो न हो लेकिन आपकी विचारधारा में विश्वास करते हैं। सुकेश ने कांग्रेस के पक्ष की बात में बता दिया। अब हम जरा आरजेडी की तरफ आते हैं। आरजेडी में 175 के आसपास सीटें लड़ने का ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मंसूबा होगा, क्योंकि जितने भी छोटे दल हैं उसको टेक केयर करेगी कांग्रेस। आरजेडी केवल एक राजनीतिक वर्ग है, राजनीतिक पार्टी है जिसके साथ बातचीत कर रही है, और वो है बिहार में वामपंथ। बिहार में वामपंथ की मौजूदगी आज की तारीख में जरा कम है, प्रभाव जरा कम है, लेकिन मत भूलिए बेगूसराय कभी लेनिनग्राद कहा जाता था, सेंट पीटर्सबर्ग, और कहा यही जाता था कि देखिए यहां जो वामपंथ के लोग हैं ये पूरे देश और दुनिया में वामपंथ की पताका को लहराते रहते हैं, हसिया, हथौड़ा और तारा छाप। लेकिन जमीन वहां कमजोर हुई वामपंथ की। आज असेंबली में 3 ही वामपंथी विधायक हैं और वो तीनों CPI-ML के हैं, और यही वो पार्टी है जिसके साथ आरजेडी पहली दफा गठबंधन कर रही है। CPI और CPI-M के साथ पहले भी उसका गठबंधन रहा है। इन सब के भी वोट बैंक हैं अपने अपने इलाके में। कुछ भोजपुर के इलाके में कुछ पार्टी अपना जमीन रखती है, कुछ इस तरफ मगध में है, तो इस तरह से वो जमीन रखती है। सुकेश, ये वामपंथ को इस बार खूब तवज्जो, मैं कन्हैया और तेजस्वी के मसले पर आऊंगा, लेकिन वामपंथ को खासतौर पर देखिए, बिहार में वामपंथ की जमीन रही है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक तरफ अग्रसर होता बीजेपी और दूसरी तरफ वामपंथ के साथ तेजस्वी, ये कॉम्बिनेशन क्या राइट एंड लेफ्ट का बन रहा है? देखिए, लड़ाई राइट और लेफ्ट बनाने से बचेंगे तेजस्वी। आपको याद होगा 2019 का चुनाव कन्हैया लड़ने गए थे, लेफ्ट के साथ गठबंधन नहीं था। बहुत चर्चा हुई, चूंकि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे, कि आरजेडी वहां से अपना कैंडिडेट हटा ले, देश भर में एक मैसेज जाएगा कि तेजस्वी जो एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पे उभरे हैं, हालांकि उन पे बहुत से आरोप लगे थे, जेएनयू कन्हैया जिन पे बहुत सारे आरोप लगे थे, तो गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया को उतारा जाए, आरजेडी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर ले। लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं किया। वो लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें मालूम है कि दक्षिण पंथ की विचारधारा आज की तारीख में देश में उसने एक पेनिट्रेशन कर लिया है। वो लेफ्ट वर्सेस राइट होने नहीं देना चाहते हैं। आपने जो पहले कहा उसमें ज़्यादा सत्यता है। तेजस्वी को ये लगता है कि जो ट्रेडिशनल पॉकेट्स हैं, जहाँ पे लेफ्ट के लोग अच्छा करते रहे हैं, जहाँ अभी भी उनके फुटस्टेप्स हैं, उन जगहों पे वो लोकल स्थानीय स्तर पे प्रतिनिधित्व करें और वहां से वो एमएलए जिता के लाएं। वो वोट का डिवीजन जो है, क्योंकि लेफ्ट वो चुनाव लड़ेगी,
कुछ सीटों पे वो चुनाव लड़ती है, आप उसके साथ गठबंधन कर ले तो ठीक है, नहीं गठबंधन करेंगे तो आरजेडी के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो ऐसे में मतों का विभाजन होता है। आरजेडी ये नहीं चाहती है, वो लेफ्ट वर्सेस राइट तो बिल्कुल नहीं चाहती है, लेकिन वो लेफ्ट का साथ इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि जो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट जो उनको आ सकते हैं, उनके गठबंधन की तरफ आ सकते हैं, उसको वो जोड़ना चाहते हैं। उन्हें साफ लगता है कि जेडीयू बीजेपी कॉम्बिनेशन, पासवान को उसमें जोड़ लीजिए, कुछ पॉकेट्स में मांझी को देख लीजिए, अगर वो एक फर्म गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली बार की तरह बहुत रेकलेसली जो सीट्स का बंटवारा होता था या हुआ था, उससे इस बार गुरेज करने का सोचा है। और इसलिए पॉकेट्स में छोटे दल सही, जिनका शायद प्रभुत्व अब पहले की तरह नहीं है, लेकिन पॉकेट्स में वो स्ट्रांग है, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए, लड़ने की सीट भी मिलनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत कौतूहल का विषय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो नहीं हो पाया कि कन्हैया और तेजस्वी एक मंच पे दिखें, क्या इस बार दिखेंगे? मुझे इस बार भी ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, कन्हैया पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया। वो अब पूरे लीडर हो चुके हैं, राजनीति में कदम रख चुके हैं, राजनीति करने का ही उनका इरादा है। तो वो एक फीडबैक लेने के लिए पहले भी घूमे थे, बाद में भी घूमे और लोगों से राय ली, फीडबैक लिया। तो उनकी जो इमेज है वो एक ऐसी इमेज है जो सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हैं। वो नरेंद्र मोदी अमित शाह पे सीधा हमला करते हैं, वो विचारधारा की बात करते हैं, वो संघ पे आक्रमण करते हैं, वो सत्ता का जो केंद्रीकरण है उसकी बात करते हैं, और जो लेफ्ट की जो पुरानी एक विचारधारा है, थॉट है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज को लेके, उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं। आम जनता से संवाद कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट अभी भी रेलेवेंट है, लेफ्ट ही आपकी बात करेगा, लेफ्ट ही गरीब गुरबा की बात करेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उनके पीछे जो पूरा जेएनयू कांड चस्पा हुआ है, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी और कन्हैया ये मंच शेयर करने वाले हैं। ये अलग अलग पॉकेट्स में जाएंगे, जो जिसके पॉकेट्स हैं उसमें प्रचार करेगा, जहां जिसकी अहमियत होगी वहां जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दोनों साथ प्रचार करेंगे। आपकी जानकारी में बस एक लाइन जोड़ दूं कि तेजस्वी तो नहीं जाएंगे, मंच शेयर नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब आरजेडी और सीपीआई साथ लड़ेंगे तो मंच तो साझा करना पड़ेगा, और उसके लिए तेज प्रताप यादव ये भूमिका निभाएंगे, यानी कि तेजस्वी के बड़े भाई। तो चलिए, ये कहानी है महागठबंधन की। पिछली बार महागठबंधन कर रहे हैं, इस बार यूपीए कह लेते हैं। बेगूसराय की बात बहुत की सुकेश ने। बेगूसराय में डॉक्टर तनवीर खड़े हुए थे आरजेडी की तरफ से, और अगर आप कन्हैया और डॉक्टर तनवीर के वोट जोड़ दें तो भी गिरिराज सिंह से कम ही पड़ते हैं। ये तो हुई तब की बात जब दोनों अलग अलग लड़े थे। अब जब सीपीआई और आरजेडी साथ होते हैं तो क्या तस्वीर बेगूसराय या फिर पूरे बिहार की बदलेगी? आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अपना सहयोग और समर्थन उसी तरह बनाए रखिए जिस तरह से आप हमें दे रहे हैं। नमस्कार।